हेलो गाइस। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम साथ में कवर करने वाले हैं हिस्ट्री का पहला चैप्टर, जिसका नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। आपका चैप्टर स्टार्ट होता है फ्रेडरिक सोलो की इस पेंटिंग से। फ्रेडरिक सोलो ने बेसिकली 4 पेंटिंग्स बनाई थी, जिसमें एक आपके सिलेबस में दी गई है। फ्रेडरिक सोलो ने इस पेंटिंग की मदद से यूटोपियन विजन दिया था और समझाया था कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी के एक हाथ में चार्टर ऑफ एनलाइटमेंट है और दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ मैन है। और अमेरिका और यूरोप के जो पीपल हैं, मैन हैं और वुमेन ऑफ ऑल एजेस हैं और सोशल ग्रुप्स के जो लोग हैं, वो एक लंबी कतार में खड़े होकर स्टैचू ऑफ लिबर्टी को होमेज और विस्परिंग करते हुए पास हो रहे हैं। और यूएसए और स्विट्जरलैंड ऑलरेडी स्टैचू ऑफ लिबर्टी को पास कर चुके हैं और फ्रॉम दी हेवन अबव सेंट क्रिस्ट और एंजल्स वो इस सीन को देख रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। और जो पेंटिंग में आप नीचे की साइड पूरा सैटर्ड देख रहे हैं, वो एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन के सिंबल को दर्शाता है। यहाँ से आपका पहला टॉपिक स्टार्ट होता है, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। फ्रेंच रेवोल्यूशन होने के बाद फ्रेंच सोसाइटी में कुछ बदलाव आए थे। पहला चेंज ये था, जो पावर थी वो ट्रांसफर कर दी गई थी मोनार्क से कॉमन सिटीजन्स में। सेकंड, कुछ आइडियाज पास किए जाते हैं, जैसे ला पात्रे जो कि फादरलैंड को रिप्रेजेंट करता है, ले शिटियोन जो कि सिटीजन्स को रिप्रेजेंट करता है। ये इसलिए किए गए थे ताकि हर इंसान को समान नज़र से देखा जा सके। थर्ड चेंज ये था, फ्रेंच लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया जाता है। और चेंज ये था, फ्रेंच का जो ओल्ड फ्लैग था उसको हटाकर न्यू फ्लैग लाया जाता है, जिसमें 3 कलर होते हैं। फिफ्थ चेंज ये था, स्टेट जनरल को हटाकर नेशनल असेंबली बनाई जाती है। सिक्स चेंज ये था, जो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज थी और ड्यूज पे करने पड़ते थे, वो भी हटा दिए जाते हैं। इसके चलते फ्रेंच में डेमोक्रेसी आ गई थी। अब यहाँ एंट्री करता है नेपोलियन बोनापार्टे। 1799 में नेपोलियन बोनापार्टे एक ऐसा व्यक्ति था जो कि डेमोक्रेसी हटा देता है और सारी पावर अपने हाथ में ले लेता है। 1804 में नेपोलियन अपने आप को फ्रेंच का एम्परर डिक्लेयर कर देता है, जिसके चलते सिविल कोड लाता है और सिविल कोड के द्वारा ही वो बहुत से चेंजेस करता है। फर्स्ट चेंज, वह एस्टेब्लिश करता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब कानून की नज़र में सब बराबर है। सेकंड चेंज, सिक्योर टू राइट द प्रॉपर्टी। थर्ड चेंज, फेडरल सिस्टम को खत्म कर देता है। फोर्थ चेंज, कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट सिस्टम को भी इम्प्रूव करता है। फिफ्थ चेंज, वेट एंड मेजर को स्टैंडर्डाइज्ड कर देता है और कॉमन करेंसी भी। सिक्स्थ चेंज, रेस्ट्रिक्शंस हटा देता है। ये सारे चेंजेस देखने के बाद वहाँ के लोग बहुत ही खुश होने लगे और नेपोलियन को अच्छा मानने लगे। और जहाँ जहाँ नेपोलियन जाता था वहाँ से डेमोक्रेसी खत्म कर देता था, जिसे देखकर लोग और ज़्यादा खुश होने लगे और उसे और ज़्यादा अच्छा मानने लगे। लेकिन वो जहाँ जहाँ जाता था वहाँ से मोनार्क तो खत्म करता था, लेकिन अपनी आर्मी सेटअप कर देता था, जिससे वहाँ के लोग समझने लगे कि ये अपना डोमिनेशन बढ़ाना चाहता है। और कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से लोग उससे नफरत करने लगे थे। पहला रीज़न ये था, वो लोगों की पॉलिटिकल फ्रीडम को छीन लेता है। दूसरा रीज़न ये था, टैक्स भी बढ़ा देता है। थर्ड रीज़न ये था, वो लोगों के ऊपर सेंसरशिप भी लगा देता है। फोर्थ रीज़न ये था, वो लोगों को फोर्सफुली फ्रेंच आर्मी में इंक्लूड कर रहा था। वो ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि वो पूरे ही यूरोप पे कॉन्कर करना चाहता था। कॉन्कर मतलब अपना कब्जा करना चाहता था। सेकेंड टॉपिक, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। मिड 18th सेंचुरी में यूरोप के पास अपना कोई भी नेशन स्टेट नहीं था। नेशन स्टेट मतलब ऐसा कोई भी रीजन नहीं था जहाँ के लोग कॉमन हिस्ट्री, कॉमन कल्चर, कॉमन आइडेंटिटी और कॉमन लैंग्वेज से बिलोंग करते हों। क्योंकि उस समय यूरोप में कंट्री तो होती नहीं थी, बड़े बड़े एम्परर होते थे, जहाँ के लोग अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग अलग अलग जगह पर रहते थे। थर्ड टॉपिक, द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। उस समय पे यूरोप में 2 तरह के लोग रहते थे। सबसे पहले एरिस्टोक्रेट लोग और पीजेंट्स। एरिस्टोक्रेट वो थे जो कि सोसाइटी के वेल्दी लोग थे, इनके पास ज़मीनें थी, ये सोशली और पॉलिटिकली पावरफुल थे, आपस की फैमिली में ही मैरिज करते थे, फ्रेंच लैंग्वेज भी बोलते थे और एक जैसी लाइफ स्टाइल भी रखते थे। और पीजेंट्स सोसाइटी के वो लोग थे जो कि पुअर थे। ये मेजोरिटी में तो थे, लेकिन इनके पास पावर नहीं थी बिकॉज दे आर पुअर।
इसके चलते सोसाइटी में एक न्यू क्लास उभर के आती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से एक क्लास बनी है जिसमें बिजनेसमैन, प्रोफेशनल आते हैं। मिडिल क्लास लोगों ने ही नेशनल यूनिटी और लिबरलिज्म की डिमांड की थी। लिबरलिज्म का मतलब ये था कि वो लोग फ्री होना चाहते थे पॉलिटिकली, मतलब वो सहमति से सरकार चाहते थे, और ऑटोक्रेसी को भी खत्म करवाना चाहते थे, और एक कॉन्स्टिट्यूशन की मांग कर रहे थे। इकोनॉमिकली मार्केट की फ्रीडम, गुड्स कैपिटल की जो मूवमेंट थी उस पर स्टेट रेस्ट्रिक्शंस हटाने की मांग कर रहे थे। जोल्वरिन 1834 में रूसिया की इनिशिएटिव्स पर एक कस्टम यूनियन बनी जिसने ट्रैफिक बैरियर को खत्म किया और करेंसीज को 30 से हटाकर 2 कर दिया गया। न्यू कंजर्वेटिज्म 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू होता है जिसमें नेपोलियन हार जाता है। नेपोलियन के हारने के बाद ब्रिटेन, रसिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रेलिया ने ट्रीटी ऑफ वेना साइन की। इसको होस्ट कर रहे थे ऑस्ट्रियन चांसलर डुकी मैटरनिच। इनका गोल था कि मोनार्की को रिस्टोर करना और फ्रेंच को रोकना। अब यहाँ एक चेंज होता है, डेंसिटी को वापस पावर मिल जाती है और फ्रेंच के बॉर्डर पर नए स्टेट बनाए जाते हैं ताकि वो एक्सपेंड ना कर सके। रेवोल्यूशनरी गिउसेप मैज़िनी एक इटालियन रेवोल्यूशनरी थे जो कार्बोनेरी सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर थे। बेसिकली गिउसेप मैज़िनी ने 2 सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी, एक यंग इटली जो कि मर्सलेज में बनाई थी और एक यंग यूरोप जो कि बर्ने में बनाई थी। मैटरनिच चाहते थे कि नेशन से ही मैनकाइंड की सबसे बड़ी यूनिटी है, और मैटरनिच ने इन्हें सोशल ऑर्डर्स के सबसे बड़ा दुश्मन कहा था। नेक्स्ट टॉपिक, द एज ऑफ रेवोल्यूशन फ्रॉम 1830 टू 1848। 1830 का जो रेवोल्यूशन था उसे जुलाई रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। इस रेवोल्यूशन में जो डायनेस्टी को वापस पावर मिली थी उससे वो वापस ले ली गई और लुइस फिलिप को वहां का कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बनाया गया था। इस रेवोल्यूशन में मैटरनिच ने कहा था व्हेन फ्रांस स्नीचेस द रेस्ट यूरोप कैचेस कोल्ड। फिर होता है ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। उस समय ग्रीस ओटोमन एम्पायर का हिस्सा था। 1832 की ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ने उसे नेशन स्टेट माना था। इसके बाद 1848 का रेवोल्यूशन। जर्मनी में जो मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स थे उन्होंने एक असेंबली बनाई थी जिसका नाम ऑल जर्मन असेंबली था। उन्होंने किंग विलियम फ्रेडरिक फोर को क्राउन ऑफर करा था लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था जिस वजह से रेवोल्यूशन फेल हो गया था। नेक्स्ट टॉपिक, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मन। ये 1866 से 1871 तक हुआ था। उस समय प्रूशिया ने नेशनल यूनिफिकेशन की जिम्मेदारी ली थी। उस समय प्रूशिया के जो चीफ मिनिस्टर थे वो थे ओटो वॉन बिस्मार्क, जिनकी एक पॉलिसी थी आयरन एंड ब्लड की। इनका प्रोसेस ये रहा था, 7 साल में उस समय 3 वॉर लड़े गए थे जो कि ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के खिलाफ प्रूशिया ने लड़ा था जिसमें प्रूशिया जीत गई थी। इसका रिजल्ट ये रहा, 1871 में विलियम फर्स्ट को इसमें जर्मन का एम्परर डिक्लेयर कर दिया गया था। नेक्स्ट टॉपिक, यूनिफिकेशन ऑफ इटली। उस समय इटली 7 स्टेट में डिवाइड था। सिर्फ सार्डिनिया पेडिमेंट एक इटालियन प्रिंसली के हाउस के अंडर था। इस इटली की यूनिफिकेशन में गिउसेप मैज़िनी का भी एक रोल रहा था जिन्होंने सिर्फ अपनी विचारधारा दी थी यूनिफिकेशन के लिए, जिसे सोल ऑफ यूनिफिकेशन भी कहा जाता है। अब इसका यूनिफिकेशन करने में जो सबसे बड़ा रोल रहा था वो रहा था काउंट कैवर का, जो कि इस इटली के यूनिफिकेशन का ब्रेन रहा था। इन्होंने डिप्लोमेसी से फ्रेंच के साथ अलायंसेस किया था और ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हराया था। गिउसेप गैरिबल्दी, जिन्हें इस यूनिफिकेशन का सोर्ड भी कहा जाता है, जिन्होंने अपने रेड शर्ट्स वॉलेंटियर्स के साथ साउथ इटली और 2 सिलीसीज जीते थे। इसका रिजल्ट ये रहा था, 1861 में विक्टर एमानुएल 11 को यूनाइटेड इटली का किंग बनाया गया था। अब एक स्ट्रॉन्ग केस आता है ब्रिटेन का। ब्रिटेन में उस समय कोई भी रेवोल्यूशन नहीं हुआ था, ये एक लंबा प्रोसेस रहा था। सबसे पहला एक्ट ऑफ यूनियन 1707, ये इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में हुआ था जिसमें यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बना था और इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड पर अपना कल्चर थोपा था। सेकंड, आयरलैंड। उस समय कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स के बीच में एक झगड़ा हुआ था जिसमें इंग्लिश ने प्रोटेस्टेंट्स का साथ दिया था और 1801 में आयरलैंड को फोर्सफुली यूके के साथ जोड़ दिया गया। अब कुछ सिंबल भी रहे थे, जैसे ब्रिटिश फ्लैग यूनियन जैक को रिप्रेजेंट करता था, वहाँ का नेशनल एंथम गॉड सेव अवर किंग के और इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट करा गया था। नेक्स्ट टॉपिक,
विजुअलाइजिंग द नेशन एलिगोरी। पर्सोनिफिकेशन, आर्टिस्ट ने नेशंस को फीमेल फिगर के रूप में दिखाया था। मारियाने, जो कि फ्रांस की थी, रेड कैप, ट्राइकलर और कोकेड पहने हुए, ये रिपब्लिक और लिबर्टी के सिंबल हैं। सेकंड, जर्मेनिया, जो कि जर्मन के थे, ये ओक लीव्स के क्राउन पहने हुए थी। लास्ट टॉपिक, नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म। ये कहानी थी द बाल्कान्स की। 19th सेंचुरी के एंड तक नेशनलिज्म इंपेरियलिज्म में बदल गया था। ये केस था बाल्कान्स रीजन का। मॉडर्न डेज में रोमानिया, बुल्गारिया, ग्रीस और कुछ और स्टेट थे जहाँ के लोगों को स्लेव्स कहा जाता था। यहाँ प्रॉब्लम ये थी, ये स्टेट्स ऑटोमन एम्पायर के अंडर थे। जैसे ये ऑटोमन एम्पायर वीक हुआ, वैसे बाल्कान्स आज़ादी मांगने लगे थे, जिसके चलते वहाँ कॉन्फ्लिक्ट हुआ। हर स्टेट अपनी टेरिटरी बढ़ाना चाहता था। वीक पावर जैसे रसिया, इंग्लैंड और जर्मनी भी इन स्टेट पर कंट्रोल चाहते थे। इसका रिजल्ट ये रहा कि वहाँ कई वॉर लड़े गए थे, जिसके चलते फाइनली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था 1914 में। और यहाँ आपका चैप्टर फिनिश होता है।